शो में। कराची सैलाबी सूरत हाल, वफाक से मदद तलब। अवाम तैयार हो जाएं, पेट्रोलियम मसनूआत 8 रुपए 90 पैसे तक महंगी होने का इम्कान। कर्जों की तहकीकात, अहम शवाहिद हाथ लग गए। टैक्स फाइलर्स की तादाद 22 लाख, रिकॉर्ड इजाफा। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कराची के कुछ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, जो अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा जिसके बारे में इंतबाह जारी किए गए थे कि अर्बन फ्लडिंग हो सकती है इस शहर में। बहुत से इलाके बिलखुसूस सुपर हाईवे से मुल्हका सादी टाउन और दीगर इलाकों में हम देख रहे हैं कि वो अर्बन फ्लडिंग की जो सूरत हाल, जो सैलाबी रेला पानी का है, वो घरों के हद तक नहीं तो कम अज़ कम सड़कों को ज़ेर आब कर चुका है। और बदतरीन जो इंतज़ामी गफलत है उससे 2-4 शहर कराची इस वक्त अभी तक जो है वो बारिश जो कल हुई थी और आज जो कुछ हुई है उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, अभी तक उससे नहीं निकल सका है। और हम ये देख रहे हैं कि जहाँ इंतज़ामी गफलत है वहाँ एक दूसरे पर ब्लेम गेम भी जारी है। वफाक जो है इस वक्त सिंध गवर्नमेंट पर, सिंध गवर्नमेंट जो है वो मेयर कराची पर, मेयर कराची सिंध गवर्नमेंट पर और मेयर कराची वफाक पर, यानी एक पूरा जो सिलसिला इस वक्त है वो बदस्तूर वहीं का वहीं जारी है। जबकि एक आम शहरी वो कह रहा है कि इसका पुरसाने हाल आखिर कौन है, कौन दादरसी करेगा मेरे इन मसाइल की, कौन बताएगा कि क्यों नाले साफ नहीं हुए। 500 मिलियन दिए गए थे केएमसी को, सिंध गवर्नमेंट कहती है, केएमसी कहता है कि 70 मिलियन और चाहिए थे, हमने इसलिए नालों की सफाई नहीं करी। सॉलिड वेस्ट वालों ने कचरा नहीं उठाया इसलिए सफाई नहीं हुई। वफाक से मदद, यानी बात अब यहाँ तक आ गई कि वफाकी हुकूमत को मेयर कराची ने एक खत लिखा है। इस अहम तरीन खत के जवाब में वफाकी हुकूमत कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी है। इस खत में क्या लिखा गया मेयर कराची की तरफ से, इसका मतन आपको कुछ सीधा नुकात पढ़ के आपको बताते हैं। कहा गया है कि शहर में पीने का गंदा पानी वो पानी की लाइनों में शामिल हो चुका है, जिसकी वजह से बीमारियां फूटने का खतरा यहाँ पर है। मेयर कराची ने वफाकी हुकूमत से मदद तलब की है। उन्होंने कहा है कि वजीर बहरी उमूर यानी पोर्ट्स एंड शिपिंग की जो वजारत है उनको स्पेसिफिकली जो खत लिखा है एड्रेस किया है और कहा है कि 40 घंटे से शहर में बिजली नहीं है और वजारत बहरी उमूर बरसाती नालों की फौरी सफाई जो है वो करे। इस खत के अंदर मुतालबा मेयर कराची की तरफ से किया गया है। इस खत को भी आपके सामने रख देते हैं। इस खत में जो अहम नुक्ता है वो कहा गया है, इस खत के अगर आप मतन के आखिरी पॉइंट नंबर 3 पर जाएं तो वहाँ लिखा है कि 6000 टन डेली कचरा, 550 MGD अनट्रीटेड वाटर जो कराची के अंदर है। और इसमें लिखा है जी, दिस एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध हैज नॉट ओनली पोल्यूटिंग द सी एंड पोर्ट बट इज एनवायरमेंटली हैजर्डस टू द पीपल एंड मरीन स्पीशीज अलाइक। इस खत में फौरी मुतालबा मदद का किया गया है कि पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्ट्री का कराची में स्टेक भी है तो फौरी तौर पर वो कोई ऐलान करे, बरसाती नालों की सफाई के हवाले से फौरी इकदाम जो है उसका ऐलान किया जाए। अली जैदी साहब ने ट्वीट भी किया है, जो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग है, जिनको ये खत लिखा गया है, और उन्होंने कहा है कि आज शाम 7 बजे यानी अभी कुछ ही मिनट बाद फिरदौस अमान साहबा ने भी कहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची के स्टेक होल्डर्स करने वाले हैं, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कराची के इस अहम तरीन मसले के ऊपर वफाकी हुकूमत कोई बड़ा ऐलान या मदद का, या उन्होंने कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी डिस्कस किया अली जैदी साहब ने, जो खत वसीम अख्तर साहब ने उनको लिखा है। तो बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मेयर कराची इज आस्किंग द फेडरल गवर्नमेंट टू इंटरवीन। और इससे कबल वसीम अख्तर साहब ने हमारे में भी वफाक से आर्टिकल 149 का मुतालबा किया था शहर कराची में, और वो मुतालबे में उन्होंने क्या कहा था ये आपको सुनवाते हैं और आज खत भी आप उस तनाजुर में समझ सकेंगे ज़्यादा बेहतर क्या मुतालबा है। लेट्स हियर दिस। कह के थक गए। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आप सिंध गवर्नमेंट से कि वो कोई बेहतरी ला सकते हैं पूरे सिंध में। मैं कराची की बात नहीं करता, पूरे सिंध में एड्स फैल चुकी है, हेपेटाइटिस C, B, अस्पतालों का बुरा हाल है, इनके काबू में नहीं है, इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है, इनके पास वो विजन नहीं है, वो डायरेक्शन नहीं है। अगर होती तो लाड़काना बना हुआ होता, सेवन बना हुआ होता। तो मैं आज किससे रिक्वेस्ट करूंगा, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, चीफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनसे ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं। इनसे तो कर करके थक गया। इनकी गवर्नेंस उन इलाकों में, उन एरियाज में कुछ भी, किसी एरिया में नहीं है। ट्रांसपोर्ट देख लेना, एक बस नहीं दे सके पूरे सिंध में। बसों छतों पे लोग ट्रेवल करते हैं, 10 साल से ये हो रहा है यार, मतलब मजाक बना हुआ है। इसीलिए तो हम उन 4 लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई कराची में कुछ देखें, आर्टिकल 149 लगाएं।
तो ये वो अहम तरीन मुतालबा है जो वसीम अख्तर साहब कर रहे थे आर्टिकल 149 के हवाले से। वसीम अख्तर साहब ने अब बारिशों के हवाले से मेयर कराची ने जो खत लिखा है, जिसका जवाब कुछ देर में वफाकी हुकूमत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में देगी, ये भी इंतहाई अहम है क्योंकि बरसाती नालों की सफाई पर हमने देखा है कि यहाँ पर एक तनाज़ा KMC थी, क्योंकि ड्रेनेज की सफाई KMC के मातहत और सॉलिड वेस्ट जो है कचरे को उठाती है। तो ये एक तनाज़ा चल रहा था, लेकिन यहाँ वफाक से इंटरवीन करने का कहा है। और सही बात है क्योंकि शहर कराची मुतासर हो रहा है, तो कोई ना कोई तो आए, आके मदद करे, दाद रसी करे शहरियों की। ये बड़ा अहम तरीन नुकता है और देखते हैं जी वफाक की तरफ से क्या जवाब इसका आता है। हमारे साथ अहमद जवाद साहब तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात मौजूद हैं इस्लामाबाद में, मरकजी इत्तलात हैं। जनाब राना अशरफ साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम दीगर अहम हवाले से ही बात करते हैं, लेकिन पहले अहमद जवाद साहब, शहर कराची आज फिर वही तकरीबन मंजर, बल्कि उससे भी बदतर मंजर, बहुत से इलाकों में सैलाबी रेले की कैफियत, और अभी वफाक से मदद का मुतालबा। अभी काबीना का इजलास हुआ है, फिरदौस अवान साहिबा कह रही हैं कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग करने वाले हैं। क्या होने लगा है अहमद जवाद साहब कराची शहर के लिए? आप लोग क्या इंटरवीन कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस और मिस गवर्नेंस पर? क्या आप करने लगे हैं ऑन दिस डिमांड ऑफ मेयर कराची? अहमद जवाद साहब देखिए सैफान, कराची आज तकरीबन 11 साल हो चुके हैं सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो हुकूमत है, और जो सूरत हाल इससे पहले कचरे की है, गार्बेज की है, वहाँ पे ट्रैफिक की है, वहाँ पे पीने के पानी की सूरत हाल है, क्लीनिनेस की सूरत हाल है, और अब उस पे ये जो अभी लेटेस्ट बारिश की वजह से जो सूरत हाल वहाँ पे पैदा हुई है। देखें, कराची हमारा एक शाहरग की हैसियत रखता है, और लेकिन इस शहर के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है पिछले 11 सालों में, उसको अब हम भुगत रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि हमें फेडरल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि सिंध में, कराची में रहने वाले लोग पाकिस्तानी हैं, और कब तक हम उनको इस तरह से देखते रहेंगे कि वो सफ़र कर रहे हैं और हर अपनी ज़िंदगी के डेली के जो मसाइल हैं वो जो हैं उनको सफ़र कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस हवाले से अभी थोड़ी देर में जो भी इसमें फ़ैसले हो जाते हैं तो वो हम मीडिया की नॉलेज में लेके आएंगे कि हम इसमें किस तरीके से इसमें अब इनिशिएटिव्स लेंगे। लेकिन जैसा हमने देखा है पैसों का मुतालबा ज़्यादातर होता है यहाँ पे, तो खैर इन्होंने सफाई की बात की है कि आप मदद करें, और पोर्ट्स एंड शिपिंग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है सफाई का, लेकिन पैसों का तो मसला वफाक को खुद है। हमने देखा है कि आप लोग खुद शॉर्टफॉल, अपने रिस्ट्रेंट्स, अपने लिक्विडिटी क्रंच के बारे में बताते रहते हैं। कराची का तो मेन मसला ही इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें। करप्शन भी एक मसला है, लेकिन असल मसला मिसमैनेजमेंट के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। क्या वफाक सिर्फ ज़बानी मदद करेगा या कुछ हम समझते हैं कि इस मसले को देरीना हल के लिए इन्वेस्टमेंट भी आएगी? क्या होगा वफाक की तरफ से? लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि इस मामले पे बड़ी इस वक्त इमरजेंसी में कुछ डेलिब्रेशन हो रही है। अच्छा। और जैसे उसके जो फैसले आएंगे वो हम आपको बताएंगे। लेकिन देखें, पैसे जो हैं वो तो ये 11 साल सिंध की गवर्नमेंट चल रही है, मसला पैसों का नहीं है, मसला गवर्नेंस का है। मसला ये है कि जो पैसे वहाँ पे जिस बजट के लिए या जिस काम के लिए होते हैं उसके सही इस्तेमाल का जो है वो मसला है, गवर्नेंस का इशू है। ये पैसों का इशू नहीं है। इस वक्त जो भी कराची के मसाइल हैं उनका ताल्लुक जो है वो मिसमैनेजमेंट से है, उसका ताल्लुक जो है वो पुअर गवर्नेंस के साथ है। और 11 साल से मुसलसल जो है एक ही वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है कि जो कि इसकी जिम्मेदार है। राना अशरफ साहब, आपकी नज़र में, क्योंकि आपके गवर्नर भी यहाँ पे रहे हैं, कराची में सूबा सिंध के गवर्नर रहे हैं, और कराची में यहाँ पे क़याम था उनका गवर्नर सिंध ज़ुबैर साहब का, साबिक गवर्नर, अब इमरान इस्माइल साहब हैं। अब मेयर कराची ख़त लिख रहे हैं वफाकी हुकूमत को। राना अशरफ साहब, आप भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ समझते हैं इस गवर्नेंस के ऊपर फुकदान पर दुरुस्त इक़दाम है मेयर का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत से मदद तलब कर रहे हैं शहरी कराची के लिए, और इस पर दुरुस्त इक़दाम होना चाहिए अपार्ट फ्राम पॉलिटिक्स? राना अशरफ साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफियान भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह अहमद जवाद साहब ने बात की, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कायद का शहर, पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी, पाकिस्तान का इकनॉमिक हब, जहाँ से हमें हर लिहाज से सपोर्ट मिलती है, मैं तवक्को रखता हूँ हर चीज़ से भलातर होते हुए
कि जो मेयर साहब हैं, ठीक है, उनकी एक कैपेसिटी है, लेकिन उनका तल्लक MQM से है। MQM इस वक्त वफाकी गवर्नमेंट की इत्तेहादी है। सिंध गवर्नमेंट की भी कैपेसिटी है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट और वफाक जैसे हमारी 5 साल गवर्नमेंट रही तो हमने कराची में बत्ताखोरी से लेकर थ्रू आउट जो वहाँ पर ऑपरेशन किए हमने, वफाक ने सिंध गवर्नमेंट को साथ इत्तेहादी बनाकर किया। उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट अवाम को रिलीफ मिला। आज मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जो वफाकी कैबिनेट की मीटिंग थी, 9 पॉइंट थे, तो वहाँ पर 10वां पॉइंट भी कराची इशूज़ का होना चाहिए था। कराची में बारिश होती है और पानी का सीवरेज निज़ाम बिल्कुल बंद, हत्ता कि पीने का पानी नहीं है। और चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे कराची, तकरीबन 150 अरब की वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है। गवर्नर साहब मौजूद हैं, अली जैदी साहब फेडरल मिनिस्टर मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं, मेजॉरिटी MNAs और MPs की PTI की है। सो माई पॉइंट इज़ कि फेडरल गवर्नमेंट को इसको टेकअप करना चाहिए। आवाम को जी मुश्किलात हैं, देखना बिजली लोड शेडिंग 20 घंटे से 14 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। ये फेडरल गवर्नमेंट का डायरेक्ट डिपार्टमेंट आता है। और उसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि अगर सुई गैस का इशू है, लोड शेडिंग है, तो उसको भी टेकअप करना चाहिए। मैं पॉइंट स्कोर की बात नहीं करता, मैं इशूज की बात करता हूँ। आज बारिश तो लाहौर में भी है, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि लाहौर में जो हमने काम किया था आज वो नजर आता है। सिंध गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, मेयर साहब को भी करना चाहिए, वफाक को भी करना चाहिए। एक ब्रेक की तरफ आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। राणा साहब भी कह रहे हैं जी, और वफाक को इंटरवीन करना चाहिए और यकीनी तौर पर बारिशों से तबाह हाली की इस सूरत हाल, इसके बाद हम जरूर आएंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्का इजाफा कितना है, आवाम को उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, और कर्ज़ों के तहक़ीक़ाती कमीशन ने क्या खोज निकाली है, अब तक की कार्रवाई क्या रही है, ये भी आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में दूसरी अहम स्टोरी पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। महीने के आखिर में हम देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों के हवाले से अगले माह की कीमत में रद्दोबदल होगा। उसकी जो समरी है वो साल हो जाती है, फिर वफाकी हुकूमत डिसीजन लेती है और फिर हम देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट आता हुआ नजर आता है मेरी और आपकी आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गवर्नमेंट कहती है जी कि इंटरनेशनल मार्केट से जो इस वक्त उसका लिंक होता है। जो इजाफा इस दफ़ा तजवीज़ किया गया है वो भी आप सुन लें ताकि आप जहनी तौर पर तैयार हो जाएं, और तैयार जरूरी है क्योंकि ये महंगाई का सैलाब अगर लाएगा अगर ये इजाफा होता है जो तजवीज़ दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 65 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की सिफारिश है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ है। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 38 पैसे इजाफे की सिफारिश है। लाइट डीजल की कीमत में सब में ज़्यादा यानी 8 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर तक इजाफे की तजवीज़ है। ओगरा की तरफ से ये समरी, जिस तरह मैंने कहा कि पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी गई है, ओगरा रेगुलेटर है और पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी गई है। नई कीमतों पर अमल दरामद 1 अगस्त से होगा। अहमद जवाद साहब, ये आप जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आप बेहतर समझते हैं किस तरह से इसका इम्पैक्ट ट्रांसपोर्ट, दीगर शोबों, और ये कि आपके हाथ में है या नहीं ये चीज़ें। लेकिन आपकी गवर्नमेंट जब आप अपोजिशन में थे आप कहते रहे कि पेट्रोल की कीमत जब भी बढ़ी गई ये गलत हो रहा है, और जब भी गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी होती थी उसको गलत कहते रहे हैं आप लोग। इस इजाफे को किस तरह जस्टिफाई और कब तक करेंगे जस्टिफाई? आप समझते नहीं कि आवाम का जो उस वक्त सबर है वो आखिरकार कभी ना कभी लबरेज हो जाना है पैमाना उसका? अहमद जवाद साहब। देखिए सिफान, पिछली गवर्नमेंट में तो हम इस लिहाज से बड़े लकी रहे कि पेट्रोल की जो इंटरनेशनल प्राइसेस थी वो वन ऑफ द लोएस्ट इन द हिस्ट्री में रही हैं। वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि उसमें हम अगर कुछ भी करना चाहते, कोई डेवलपमेंट या इस मुल्क की इकॉनमी के हवाले से, तो वो एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। देखिए अब जो सूरत हाल है वो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जैसे जैसे बढ़ती हैं
उसका जो भी एक मिनिमम सस्टेनेबल जो उसमें इजाफा होता है वही सिर्फ आवाम तक मुंतकिल किया जाता है, और उसमें कोशिश होती है कि गवर्नमेंट जो है वो उस इजाफे को इस हद तक रखे कि आवाम उसमें बिल्कुल जो है वो सफ़र ना करें। लेकिन जो एक आपको पता है कि बाहर से आपने तेल को ख़रीदना है, डॉलर में आपने उसको पे करना है, उस इजाफे को किसी हद तक तो फिर मुंतकिल करना पड़ता है। इसमें तो कोई और सेकंड चॉइस है ही नहीं है हमारे पास। लेकिन अहमद साहब, क्योंकि हम आपसे एक्सपेक्ट करते थे कि आपकी गवर्नमेंट है नया पाकिस्तान और आपकी जो इनकलाबी और रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज़ होंगी, कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन होगा, कोई ना कोई सोचा होगा, कोई ना कोई जहन में मंसूबा होगा, कोई प्लान होगा ऐसा कि हम शायद इस तकलीफ से बच सकते हैं जो इस लोग समझ के वोट दिया था जिन्होंने आपको। ये लोगों की उम्मीद थी। मुझे पता है इसमें कितना आपके पास मैनूवर करने का चांस है वो नहीं है, लेकिन लोग तो उम्मीद लगा के ऐसे बैठे हुए हैं। सिफान, आपने हाँ बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। देखें, इसका एक ही हल है कि हमें जो है तेल के ऊपर अपने रिलायंस को कम करना होगा, या हमारे अपने मुल्क में अगर हम तेल की एक्सप्लोरेशन कर सकें, अपने मुल्क में हम तेल की प्रोडक्शन कर सकें। जब तक हम तेल के लिए डॉलर में हमें पे करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, तो हमें हमारा तमाम इन्हिसार जो है वो इंटरनेशनल प्राइसिंग के ऊपर होगा। लेकिन अब इसके लिए सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए? क्या हम सिर्फ बैठ जाएं कि जी अब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ती हैं? यस, सॉल्यूशन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। हमें तेल के ऊपर अपने इन्हिसार को कम करना होगा, हमें अपने मुल्क में जो एक्सप्लोरेशन है ऑयल के हवाले से है उसको बेहतर बनाना होगा। एक कोशिश हमने की भी रिसेंटली, और मज़ीद भी कोशिशें जो हैं वो इन प्रोग्रेस हैं। और इसके साथ साथ हमें अब एक ऐसी पॉलिसी के ऊपर भी काम कर रहे हैं जिसमें हम अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर ज़्यादा रिलायंस हो हमारा, और जितनी हमारी इंडस्ट्री है या हमारी ट्रांसपोर्ट है उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है हम शिफ्ट करें, पेट्रोल से सोलर के ऊपर करें, हाइब्रिड पे करें, इलेक्ट्रिक पे करें। तो इन चीज़ों पे काम हो रहा है, लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखें कि ये कोई एकदम से ये नहीं हो सकता, इसके लिए एक बड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है। लेकिन ये पॉलिसी जो है इस वक्त बन चुकी है और उसके हवाले से हम इंशाल्लाह इंप्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं। सही है। लेकिन राना साहब, आपकी नज़र में, क्योंकि किरायों में अगर ऐसा सियासी एंगल से हटा दें एक आम आदमी की ज़िंदगी पे, क्योंकि यहाँ पर 30 रुपये तक बस का किराया हो चुका है बाज़ रूट्स के ऊपर, 20 से 30 रुपये, यानी जो चीज़ शायद 10 रुपये की होती थी 15 रुपये कम से कम 30 पे आ चुकी है। तो राना शाह साहब, कितना 5 रुपये अगर पेट्रोल बढ़ जाता है और 8 रुपये 90 पैसे डीजल बढ़ जाता है, चाहे वो बस सीएनजी पे चलती हो, चार्जेस वो डीजल के ही लगाता है 8 रुपये 90 पैसे के हिसाब से, वो किराया बढ़ाने का मुतालबा कर देना। राना शाह साहब, कितना इजाफा आपको लगता है मुतवक्का हो जाएगा? आप लाहौर में वहीं की बात कर लें, आप कितना इजाफा एक आम आदमी की जिंदगी पे जो बसों में सफर करता है उसमें पड़ेगा? राना साहब। सफियान भाई, मैं इंतहाई अदब से ये अर्ज करूंगा, गुजारिश ये है कि जब 1.5 माह पहले 63.60 डॉलर फी बैरल इंटरनेशनल कीमतें थी, वो रिड्यूस हो के 52 डॉलर फी बैरल हुई। पूरी दुनिया में कीमतें कम हुई, लेकिन हम 2 दफ़ा लगातार कीमतें बढ़ाई गई और 113.5 रुपये पेट्रोल हुआ। और जो डीजल है तकरीबन 19-20 का फर्क, तकरीबन 48 रुपये फी लीटर डीजल पर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। डीजल पर, पेट्रोल पर तकरीबन 37 रुपये ले रही है। मेहरबानी फरमाए, जब इंटरनेशनल लेवल पर कीमतों में रिड्यूस होती हैं तो कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए थी। अब ये थर्ड टाइम है कि अब अगर मजीद 5 रुपये 38 पैसे 8 रुपये 90 पैसे कीमतें बढ़ती हैं तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा पूरा सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन का और आम जिंदगी बसर करने वाले शख्स का। हर चीज़ महंगी हो जाएगी। कीमतें किरायों में अंडरस्टूड है कि 8 से 10% इजाफा होगा। आगे ईद उल मुबारक आ रही है। मैं समझता हूँ कि बिजली के भी 66 पैसे फी यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बढ़ाने की प्रपोजल बन चुकी है। चीनी 50 रुपये किलो थी, वो 85 रुपये किलो हो चुकी है। चने की दाल 65 रुपये की जो थी वो 130 रुपये हो चुकी है। आटा महंगा हो गया है। और जो गैस है 2 दफ़ा बढ़ी, एक दफ़ा 143%, दूसरी दफ़ा 343% गैस बढ़ चुकी है। और फिर सऊदी अरब इस माह से जुलाई से जो आयल पेट्रोल और डीजल जो सप्लाई थी वो जो भी गिफ्ट है जो भी है वो भी सप्लाई दे रहा है।
फिर कतर के बादशाह साहब सलामत भी तशरीफ लाते हैं। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, महंगाई, मेडिसिन महंगी, आटा महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, हत्ता कि पेट्रोल को बार बार महंगा किया जा रहा है। ये अरबों रुपए जो है आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन हालात है। सफियान भाई आपको पता है ज़रबे अज़ब का आगाज हुआ था 16 जून 2014 को, हमारी पाकिस्तान ने डिलीवर किया था। एक मिनट को, क्योंकि ये बात आपने अहम की है, मैं चाह रहा हूं अहमद जवाद साहब इसको एड्रेस करेंगे। अहमद जवाद साहब, आप ये हमेशा कहते रहिए आपकी गवर्नमेंट के जो गरीब आदमी है उसको हम महंगाई, यानी जब सब्सिडी बिजली पे रखी गई थी तो 300 यूनिट का आपने स्लैब रखा था कि उससे नीचे वाले को असर नहीं होगा, तो ये अच्छी एहसास प्रोग्राम हो गया, ये इनिशिएटिव्स हो गए। ये चीज़ें जो राना अशरफ साहब गिनवा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा जो होगा पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद, चीनी की कीमतों में इजाफा, दाल की कीमतों में इजाफा, या इसके साथ साथ वो चीज़ें जो एक गरीब आदमी या एक आम आदमी कोई भी जो इस पर इस्तेमाल करता है, ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है और इससे एहसास प्रोग्राम भी कुछ नहीं कर सकेगा। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, बस का किराया बढ़ेगा, ये तो एक आम आदमी मुतासर होगा, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास मुतासर होगी, जो कि ज़्यादातर हम लोग हैं, 90% मेजॉरिटी है पाकिस्तान की। अहमद जवाद साहब देखें, ये जब मुस्लिम लीग नून के लोग महंगाई के ऊपर अपने कंसर्न का इजहार करते हैं तो मैं ये सोच में पड़ जाता हूँ कि ये इन लोगों को क्या एहसास है कि इन पिछले 5 सालों में जो आपने इस मुल्क के ऊपर कर्जों का बोझ डाल दिया है, क्या इनको ये पता है कि इस साल हमें कितने बिलियन डॉलर जो हैं वो वापस करने पड़े हैं कि ये मुल्क बैंकरप्ट ना हो जाए? ये कर्जे हमने तो नहीं लिए थे ना, लेकिन अब इस मुल्क को बैंकरप्ट होने से बचाने के लिए हम वो तमाम इकदाम कर रहे हैं। इस वक्त तो हमारा पहला साल जो है वो तो एक फायर फाइटिंग में गुजरा है कि हमने किस तरीके से इस मुल्क को इकोनॉमिकली जो है वो सर्वाइव करना है। इस वक्त तो सर्वाइवल का मसला हमें जो पहले साल में हुआ है। अब उस हवाले से देखें, अब पॉलिसीज जो हैं वो आ रही हैं बेशुमार, आप देखें हर लेवल के ऊपर हम चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए उसके असरात भी आएंगे। ये पहला साल हमारे लिए बहुत मुश्किल था। आप देखें कि इन्होंने अपने आखिरी साल में नून लीग ने जो है 14 अरब डॉलर के कर्जे लिए हैं। आप सिर्फ इस चीज़ का अंदाज़ा करें, जिसको हमने कम करके अपने पहले साल में सिर्फ 10 अरब डॉलर लिए। उस 10 अरब डॉलर में से भी 9.2 अरब डॉलर जो हैं वो हमने कर्जे वापस किए हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त हमारी इकॉनमी जो है वो इसलिए अंडर प्रेशर है, इसलिए हम लोग सफ़र कर रहे हैं क्योंकि वो जो कर्जे हमारे ऊपर, हमारे एयरपोर्ट, हमारी बिल्डिंग्स, हमारे मोटरवेज, उन सबको गिरवी रख दिया। अब हम उनको बचाने के लिए हमें मजीद कर्जे भी लेने पड़ रहे हैं, लेकिन हमारा इस वक्त जो रिटर्न है कर्जों की वापसी का वो भी पहले से बेहतर है। हम मजीद कर्जे भी कम ले रहे हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कम हो रहा है। आज की न्यूज़ है कि जो पाकिस्तान में बैंक हैं उनमें विद होल्डिंग टैक्स जो है बैंकों के अंदर जो है उसमें 47% इजाफा हुआ है। ये आज की खबर है। देखें, इकोनॉमी को आप अगर सिर्फ एक एनक से अगर देखने की कोशिश करेंगे कि जी महंगाई हो रही है तो इसके वजूहात में जाना पड़ेगा ना। इस वक्त मुल्क के ऊपर जो इस वक्त जो बर्डन पड़ा हुआ है कर्जों का वो हमें फेस करना पड़ रहा है। और हम अगर सब्सिडी देना शुरू कर देंगे तो उससे पहले तो हमें कोई रेवेन्यू जनरेशन करनी है। हमने मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर क्रैकडाउन किया है, हमने एफबीआर के जरिए जो टैक्स का नेटवर्क है उसको बढ़ाने के लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं। इस मुल्क में टैक्स देने का कल्चर नहीं है और जो एक करप्शन का रिवाज है उसके बाद इस कल्चर को चेंज करना बड़ा हमारे लिए एक मुश्किल चैलेंज बना हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपके सामने हो रही हैं। लेकिन अहमद साहब, ये जो कर्जों की तहकीकात पे आपने बात की, राना साहब मैं आपका जवाब चाहूंगा कि कर्जों की तहकीकात के हवाले से जो हमारे पास खबर है उसमें जो एक इंक्वायरी कमीशन जिसका कयाम हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब ने बजट के बाद ही एग्जैक्टली उसका कयाम हुआ था, फिर उसके बाद उस पर काम शुरू हुआ था। इस कमीशन के बारे में जो इत्तलात हैं, क्योंकि एक तो इसके मौसर इस्तेमाल के लिए जो एक कहा गया है कि जो कर्जों की डिटेल्स निकाली जाएंगी उसमें बेसिकली इंक्वायरी कमीशन कर्जों के मौसर इस्तेमाल का आइंदा के लिए लाएमल देना चाहता है। अब इसमें इंक्वायरी कमीशन ने कहा है जी कि 10 साल के अरसे में हासिल 400 गैर मुल्की कर्जों की तफसीलात इंक्वायरी कमीशन को मिल चुकी हैं। 400 गैर मुल्की कर्जे, ये 400 कर्जों की छानबीन जो होगी ये वफाकी वजारतों ने, डिवीजनों ने और महकमों ने हासिल किए थे। कर्जों का हजम जो बकौल इस नोटिफिकेशन के 2008 में 6,690 अरब था, सितंबर 2018 तक बढ़कर 30,886 अरब रुपए हो गया। तहकीकात के लिए कायम इंक्वायरी कमीशन को फॉरेंसिक ऑडिट का इख्तियार हासिल है, जो एक अहम बात है। और कमीशन कोई भी मखसूस केस तहकीकात के लिए बराह रास्त नैब या FIA के हवाले भी कर सकता है अगर उसको ऐसा कुछ लगता है। तो जो न्यूज़ है वो ये है जी कि 400 गैर मुल्की कर्जों की तफसीलात हासिल करेंगे। राना शाह साहब,
ये कर्जे 2008 से 2018 के दरमियान लिए गए, 400 गैर मुल्की कर्जे। ये क्यों लिए गए, कैसे लिए गए, इससे हम सबक भी सीखेंगे यकीनी तौर पर, और तहकीकात भी होंगे, और नैब का केस बनता होगा तो नैब को भी भेजा जाएगा। तैयार हैं आप लोग फेस करने के लिए राना साहब? सफियान साहब, गुजारे ये है, ये वेलकम, बिस्मिल्लाह, इन्होंने एक कमीशन बनाया और प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान न्याई साहब ने ऐलान किया था कि वो इस कमीशन के सरबराह खुद बनेंगे। बाद में मेरा ख्याल है शायद जो एक नई जॉब क्रिएट करके या डिप्टी चेयरमैन नैब सैनिक असगर साहब को लगाया गया था, उनको लगा दिया। हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन ये तमाम इंफॉर्मेशन तमाम फेडरल डिपार्टमेंट्स के पास ऑलरेडी हैं और उनका ऑडिट जो है वो एनुअल बेसिस पे होता है। और तमाम महकमे, अगर इनको नहीं पता तो मैं इनकी खिदमत में अर्ज करता चाहता हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर हैं। ये 10 साल की बात क्यों करते हैं? हमारे 2 दौर और भी थे, 2 टनूर, उनको भी शामिल करें, उनको भी शामिल करें। और 71 साल में जिसकी गवर्नमेंट थी, टोटल 71 साल का फरांजक करवाएं। और उसमें जो खान साहब की हुकूमत थी 2002 से 2008 में काबली के साथ जो इत्तेहाद था वो भी शामिल कर लें। जो 6 साल की इनकी गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में है वो भी शामिल करें, होना चाहिए। और जिसने कौमी खजाने से कर्जे माफ करवाए सफियान साहब, उनकी भी लिस्ट बननी चाहिए। हमने खाए हैं, हम भी देंगे, किसी और ने खाए हैं, वो पर्दा नशीन जो है वो भी सामने आ जाएं। अगर तरीन साहब का नाम है तो वो भी सामने आ जाएं। इशू ये है कि अब 1 साल हो गया है, गरीब को चाहिए रिलीफ। भाई आपोजिशन के साथ आप जो मर्जी करें, एक गरीब जाए तो जाए कहां? हमारी हुकूमत थी, 54,000 स्टॉक एक्सचेंज के रिजर्व थे और आपके जरिए मुबादला के ज़खायर कितने थे? 24 अरब डॉलर। और उसके बाद डॉलर कितने का था? 108 का, 110 का, 113 रुपए का। और चीनी 50 रुपए किलो थी। आज आप कंपैरिजन करें कि खान साहब ने पूरी दुनिया से पैसे लिए, कशकोल खुद फरमाया कि IMF के पास नहीं जाएंगे। जाना चाहिए था, हमें इतराज नहीं, लेकिन जिस तरीके से गए हैं हमें वो इतराज है। महंगाई, बेरोजगारी, ये जो आपने कहा कि एक साल में इस तहकीकात में इतराज नहीं है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है इसी नुक्ते पर, हम इससे मजीद बात भी करते हैं। 6,690 अरब से 30,845 अरब तक कर्जा गया, उसकी तहकीकात के हवाले से कमीशन कहां तक पहुंचा ये आपको बताया। लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको FBI की कोशिशों को भी बताएंगे कि वो कहां तक पहुंची हैं, और महंगाई के हवाले से, मईशत के हवाले से भी कुछ बात। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ होगी। बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। और अहम तरीन सवालात, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफा, शहर कराची के हवाले से अहम डेवलपमेंट ये है जी कि इस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका इंतजार था, अली जैदी साहब, खालिद अब्दुल सिद्दीकी साहब उनके साथ मौजूद हैं, अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर और MQM के वज़ीर। और इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्टॉर्म ड्रेन्स हैं उनकी तफसीलात 38 जो हैं, सफाई का मुतालबा, क्योंकि इसका पस मंज़र यह है कि वसीम अख्तर साहब ने एक ख़त लिखा है अली जैदी साहब जो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग है उनको, और मुतालबा किया है कि वो कराची में जो नाले हैं उनकी सफाई में जो बहरी वजारत है, जो जिसके वज़ीर अली जैदी साहब हैं, वो इस सिलसिले में मावरत फराम करे और कराची के नालों की सफाई के अंदर अपना किरदार अदा करें। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त लाइव जारी है। आपके सामने ये डिटेल हम रखते हैं कि टैक्स बढ़ाने की कोशिशें गवर्नमेंट की 1 साल में क्या डिलीवर कर सकी। टैक्स बढ़ाने की कोशिशों में अगर जाएं, टैक्स पे कोशिशों में जाएं, तो गुज़िश्ता 1 साल के दौरान टैक्स दहिंदगान यानी जो टैक्स देते हैं, जो फाइलर्स हैं, उनकी तादाद में 7,15,987 का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। यानी अगर देखा जाए तो ये अमाउंट अब टोटल 22 लाख पे पहुंच चुकी है। 715,987 लोगों ने फाइलर बने जो इस साल में। टैक्स गोशवारे जमा करने वालों के अफराद की जो तादाद है वो 21,94,141 तक जा पहुंची है। और इसी तरह से इसमें ऑनलाइन और मैनुअल दोनों इकसाम के टैक्स गोशवारे जमा कराने वाले शामिल हैं। 21,94,141 टैक्स दहिंदगान में से 7.5 लाख अफराद सैलरी क्लास यानी तनख्वाहदार टैक्स दहिंदगान है।
हालिया एमनेस्टी स्कीम के दौरान भी कहा गया कि बड़ी तादाद में तकरीबन 35 से 40 हज़ार तक नॉन फाइलर्स ने टैक्स गोशवारे जमा करवाए। अहमद जवाद साहब, आपका कमेंट इस पर क्या होगा? फाइलर्स की तादाद बढ़ी है, रिकॉर्ड इजाफा है, तो शब्बर जैदी साहब की ट्रिक्स काम कर रही हैं और फाइनली टैक्स बेस बढ़ रहा है, टैक्स नंबर्स भी और टैक्स बेस बढ़ रहा है हमारा, लेकिन रेवेन्यू टारगेट्स अभी भी अचीव नहीं हो रहे। जवाद साहब देखिए सिफान, माशाल्लाह से हमारी हुकूमत का अगर आप पूरा एक साल भी देखें और अभी भी तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन एक अच्छा कदम आपको नज़र आएगा, एक अच्छा रिजल्ट आपको नज़र आएगा। ये जो अपोजिशन की तरफ से शोर है ये इसीलिए मचाया जा रहा है ताकि ये जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं इनको ऊपर ना आने दिया जाए, आवाम को पता ना चला जाए, आवाम को डिस्ट्रैक्ट किया जाए। ये जो आप अभी बता रही हैं टैक्स नेट के हवाले से, ये पहले दिन से हमने ये एक हमारे एजेंडे में था कि हमने टैक्स बेस को जो है उसको, टैक्स नेट को जो है वो हमने एक्सपेंड करना है, बजाय इसके कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा बोझ डालते जाएं। और ये वो एजेंडा है कि जो नून लीग की गवर्नमेंट का भी था, उससे पहले गवर्नमेंट्स का भी था, लेकिन ये कभी इसको अचीव नहीं कर सके। और आप देखें कि पहले साल में हम जो है 22 लाख टैक्स पेयर पे, और मैं आपको बताता हूं कि आज जो विदहोल्ड टैक्स की जो शरह है जो कि 47.5% बढ़ी है, उसकी वजह से हमें 36 बिलियन जो है रिकॉर्ड 36 बिलियन जो है हमें इस साल में जो है ना हमें रिसीव हो चुके हुए हैं। और ये आप देखें कि ये एक हुकूमत के ऊपर एतमाद भी है, हुकूमत की रिफॉर्म्स का नतीजा भी सामने आ रहा है। और ये वो तमाम स्टेप्स हैं कि जिनको हम अब कर रहे हैं, एक तसलसल के साथ कर रहे हैं, और हर जगह पे आपको इंशाल्लाह रिजल्ट्स नजर आएंगे। सही। राना शाह साहब, आपका कमेंट इसके ऊपर कि टैक्स फाइलर्स की तादाद बढ़ रही है, पॉजिटिव डेवलपमेंट है। राना शाह साहब, ये इस पर भी क्रिटिसाइज करेंगे आप गवर्नमेंट को? सफियान भाई, मुझे खुशी है जो बात अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने 3 माह पहले कौमी असम्बली में की थी कि हम इंडिया वाले इशू पर इकट्ठे हो सकते हैं, तो हमें अपोजिशन तैयार है इकनॉमिक्स पर मिसाक करने के लिए, माशियत पर, ताकि आवाम को रिलीफ दिया जा सके। हमारा मजाक उड़ाया गया। इशू ये है कि अगर कलेक्शन हुई है तो जो पिछला शॉर्टफॉल है तकरीबन 350 अरब का, इस गवर्नमेंट ने जो इकट्ठा करना था फंड टैक्स, वो क्यों नहीं हुआ। और अब ये बात है कि एक एमनेस्टी स्कीम हमने दी थी अप्रैल 2018 में, तो कितनी कलेक्शन हुई थी? तकरीबन 135-40 अरब की कलेक्शन हुई थी, और इस वक्त जो हुई है वो तकरीबन 65 से 70 अरब। और जिस तरह न्याजी साहब ने 15 दिन में 3 दफ़ा खुद भी खिताब किया, मैं समझता हूं कि टैक्स नेट में आना चाहिए, लेकिन वो जो टैक्स की रकम जमा गवर्नमेंट कर रही है, आया किसी को रिलीफ मिल रहा है? जो मेडिसिन 300% महंगी हुई, खान साहब ने खुद कहा था कि विद इन 72 आवर्स रिव्यू किया जाए पुरानी कीमतों का, वो नहीं हुआ। राजा आमिर क्यानी साहब को फारिग कर दिया गया, लेकिन कीमतें नहीं कम हुई। ऐसी है जो गैस एड्रेस होना बाकी है। राना साहब, लेकिन वक्त इख्तिताम पर पहुंचा है, तो इसी कमेंट के साथ आपके हम समअप कराम को, आपका और अहमद जवाद साहब का शुक्रिया बहुत बहुत जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। कुछ अहम तरीन मामला कराची की बारिशों से लेकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा या कर्जों के हवाले से की अब तक की कार्रवाई, या फिर टैक्स नेट के अंदर जो इजाफे की कोशिशें गवर्नमेंट की, अहम खबरें आपके साथ रखी और उन पर तज्जिया, तबसरे और पार्टीज का मौक़िफ़ भी आपने सुना।